हेलो स्टूडेंट्स, कल हम हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का यानी विलियन का एक टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे, मोलरता। और हमने विलियन के कुछ मौलिक सिद्धांतों की भी बात कर ली थी। विलियन क्या होता है या कितने भागों से मिलकर बना हुआ होता है या और भी चीज़ें, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। मोलरता मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा रही थी। हम सांद्रता के पद पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकेंड विलियन में हम सांद्रता के पद पढ़ रहे थे और सांद्रता के पदों में मैंने आपको मोलरता पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं मोललता। मोललता या मोलैलिटी, ठीक। मोललता और मोलरता में बहुत, जैसे नाम में बहुत कम अंतर है, वैसे के वैसे डेफिनेशन में भी बहुत कम अंतर है। मोलरता और मोललता के नाम में भी बहुत कम अंतर है और डेफिनेशन में भी बहुत कम अंतर है। डेफिनेशन क्या है मोललता की? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन देख लें आप। मैंने लिखा है 1 केजी विलायक के अंदर उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोललता। मतलब अगर मैं 1 किलो विलायक की बात करूं तो 1 किलो विलायक के अंदर जितने विलय के मोल पड़े हुए हैं उसी संख्या को हम मोललता कह रहे हैं। समझ गए ना आप लोग? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो मोलरता और मोललता की परिभाषा में अंतर, तो मोलरता में मैंने लिखा था 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल। वहाँ पे हम बात कर रहे थे 1 लीटर विलियन की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 किलो विलायक की। कहने का मतलब मेरा ये है कि सिर्फ इस लाइन का डिफरेंस है मोलरता और मोललता की परिभाषा में। मोलरता में यहाँ पे लिखा है 1 लीटर विलियन और मोललता में लिखा है 1 केजी विलायक। उसमें हम 1 लीटर विलियन के अंदर विलय के मोलों की संख्या को देखते हैं, इसमें हम 1 केजी विलायक के अंदर विलय के मोलों की संख्या को देख रहे हैं। समझ पाए आप? डेफिनेशन को समझाने का एक तरीका और क्या है, देख लें ज़रा। कि जैसे मान लीजिए मैंने ये एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैं 1 किलोग्राम विलायक भर लूँ। 1 किलोग्राम विलायक। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि ये यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ विलायक लिया हुआ है, 1 किलोग्राम विलायक। विलयन बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो विलायक और दूसरा विलय। मतलब अगर मुझे विलयन बनाना है तो मुझे विलायक के अंदर क्या मिलाना पड़ेगा? विलय। अरे हम पढ़ चुके हैं ना पिछली क्लास में, क्या पढ़ा था? विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। विलयन में 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 1 केजी विलायक मैंने लिया है, इस 1 केजी विलायक के अंदर ये जो विलय मैं डाल रहा हूँ, इसी विलय के मोल की क्या देखने वाले हैं हम? संख्या। और विलय के मोल की संख्या को ही हम क्या बोल रहे हैं? मोललता। समझ गए बात को? डेफिनेशन क्या है कि 1 केजी विलायक के अंदर उपस्थित विलय के मोल की संख्या ही क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। 1 केजी विलायक के अंदर जितने विलय के मोल पड़े हुए हैं उसी संख्या को हम मोललता कह रहे हैं। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या ही क्या कहला रही है? मोललता। आसान बात है भाई। विलय, यहाँ पे हमने सिर्फ विलायक लिया हुआ है, विलायक से विलयन बनाने के लिए हम विलायक के अंदर क्या मिला रहे हैं? विलय। तो ये जो विलय है, इसी विलय के मोल की संख्या को क्या बोल रहे हैं? मोललता।
ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये तो जनरली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी जो डेफिनेशन को हमें समझना है वो समझना है इसके सूत्र से। मोललता बराबर सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा। और विलायक की मात्रा जो है वो मुझे लेनी है किलोग्राम में, इन केजी, किलोग्राम में। ये है मोललता का सूत्र। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इससे पहले जो हमने मोलरता पढ़ी थी उसमें मैंने यहाँ पे विलयन का आयतन लिखा था, जबकि यहाँ पे मैंने विलायक की मात्रा लिखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने बोला था 1 लीटर विलयन, और जब भी हम बात करते हैं लीटर की तो लीटर में हमेशा क्या नापा जाता है? आयतन। जबकि अगर मैं बात करूं ग्राम या किलोग्राम की तो ग्राम या किलोग्राम में हम क्या नापते हैं? मात्रा। कहने का मतलब भाई अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर आपको वज़न नापना है तो वज़न नापने के लिए आप ग्राम या किलोग्राम का इस्तेमाल करोगे, जबकि अगर आपको दूरी नापनी है तो दूरी नापने के लिए आप फीट या मीटर का इस्तेमाल करोगे। अगर मैंने किसी चीज़ को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया है तो आप अपने आप समझ जाओगे कि दूरी नापी जा रही है, क्योंकि मीटर में नाप रहा हूँ। तो इकाइयों से हमें ये पता चलता है कि किस चीज़ की बात हो रही है। वैसे के वैसे वहाँ पे मैंने लिखा था 1 लीटर विलियन, तो मैंने वहाँ पे यूनिट लीटर इस्तेमाल की थी। इसका मतलब विलियन के आयतन की बात हो रही थी, क्योंकि आयतन को ही लीटर में नापते हैं। जबकि यहाँ पे मैंने लिखा है 1 किलो विलायक, 1 किलोग्राम विलायक, यहाँ पे मैंने किलोग्राम का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब विलायक की किसकी बात हो रही है? मात्रा की। समझ गए बात को? तो मोललता की परिभाषा क्या है कि 1 किलो विलायक के अंदर उपस्थित जो विलय के मोल हैं वही मोल की संख्या क्या कहला रही है? मोललता। ठीक है ना? सूत्र क्या है? मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा। मोललता को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? स्मॉल m से। बराबर विलय के मोलों की संख्या को मैं प्रदर्शित कर दूं स्मॉल n से, डिवाइडेड बाय विलायक की मात्रा को प्रदर्शित कर दूं w से। और किलोग्राम में लेना है तो मैंने साथ में लगा दिया kg। यह आ गया समीकरण 1। ठीक है, समझ पाए आप? बाकी अगर आपको परिभाषा को सूत्र से समझना है तो उसका तरीका क्या है देख लें। विलायक की मात्रा जो कि मुझे किलोग्राम में लेनी है, अगर मैं इस विलायक की मात्रा जो कि किलोग्राम में लेनी है उसका मान 1 ले लूँ, 1 ले लूँ, विलायक की मात्रा में 1 किलोग्राम ले लूँ तो बटे में इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। और बटे में 1 का कोई मतलब होगा क्या? नहीं। तो उस स्थिति में ये पूरा मान हट जाएगा। और 1 किलोग्राम लेने की स्थिति में जब ये पूरा मान हट जाएगा तो विलय के मोलों की संख्या ही किसके बराबर हो जाएगी? मोललता के। तो यही तो परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर विलायक की मात्रा में 1 किलोग्राम ले रहा हूँ तो उस स्थिति में विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलने वाला हूँ? मोललता। समझ पाए ना आप लोग? अगर मैं विलायक की मात्रा जो कि किलोग्राम में लेनी है, अगर इसका मान मैं 1 रख दूँ, यानी 1 किलोग्राम विलायक की बात करूँ, तो स्थिति में ये वाला पूरा मान हट जाने वाला है। तो विलय के मोलों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? मोललता के। मतलब अगर विलायक की मात्रा 1 किलोग्राम ली जाए तो उस स्थिति में विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोललता। समझ गए आप लोग बात को? ठीक है, मोललता को मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया? स्मॉल m से। विलय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित कर दिया n से, और विलायक की मात्रा को मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया? w से। और किलोग्राम में लेनी थी तो क्या लगा दिया? kg। यह आ गया हमारे पास समीकरण 1। नोट कर लो आप। मोललता की परिभाषा के आधार पर उसका सूत्र निकाल लिया है समीकरण 1। अब हमने माना कि विलय की जो मात्रा है वो W1 है और विलय का जो मोलर भार है वो कितना ले लिया हमने? m1। तब मोल बराबर सूत्र क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने इससे पहले वाला लेक्चर शूट करा था जिसमें मोलरता पड़ी थी। क्या सूत्र लिखा था? मोल बराबर मात्रा बटे मोलर भार।
भाई किसी ने अगर इससे पहले वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस क्लास को जाके पढ़ ले। तो किसी भी चीज़ के मोल निकालने का तरीका क्या होता है कि उसकी मात्रा में उसके मोलर भार से भाग दे दें। यदि हम उसकी मात्रा में दिए गए मोलर भार से भाग दे देंगे तो हमारे पास उसके क्या निकल आते हैं, मोल। यहाँ पे बात किसके मोल की हो रही है, विलय के मोल की। तो भाई मोल यानी विलय के मोल, जिसको हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, एन से। विलय के मोलों को किससे प्रदर्शित कर दिया, एन से। अब हमें विलय के मोल निकालने हैं, तो मोल बराबर विलय के मोल कैसे निकालेंगे हम। विलय की मात्रा कितनी मान ली हमने, W1। भाई मात्रा विलय की कितनी मान ली है, W1 बटे मोलर भार कितना मान लिया हमने विलय का, M1। विलय के मोल यानी N बराबर विलय की मात्रा यानी W1 बटे विलय का मोलर भार यानी M1। ये ले लिया मैंने समीकरण 2। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 1000 ग्राम, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी बता दो कि 1000 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम। जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम, सबको पता है। लेकिन निकाला कैसे भाई, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कैसे किया। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने का तरीका होता है कि ग्राम वाली मात्रा में 1000 से भाग दे दिया जाए, तो वो मात्रा किस में बदल जाती है, किलोग्राम में। 1000 का 1000 से भाग दिया तो आ गया किलोग्राम। समझ गए ना आप लोग। जैसे मैं बोलूँ 5000 ग्राम, ठीक, तो 5000 ग्राम को मुझे किलोग्राम में बदलना है। कैसे बदलूंगा, 1000 से भाग दे दूं तो आ जाएगा मेरे पास 5 किलोग्राम। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई मात्रा दी गई हो और वो मात्रा ग्राम में हो और दी गई मात्रा को किलोग्राम में बदलना हो, तो आप ग्राम वाली मात्रा में कितने से भाग दे देते हो, 1000 से। तो वो मात्रा किस में आ जाती है, किलोग्राम में आ जाती है ना। तो अगर मान लो कि भाई कोई मात्रा है W और ये मात्रा दी गई है ग्राम में, कोई मात्रा है W और ये मात्रा ग्राम में दी है, मुझे इसे किलोग्राम में बदलना है। कैसे बदलूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ गया किलोग्राम। ग्राम वाली मात्रा में 1000 से भाग दिया तो ये मात्रा किस में बदल गई, किलोग्राम में। ये ले लिया मैंने समीकरण 3। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है बता दो ज़रा। स्मॉल m इज इक्वल टू N बाय W kg, यही निकाला था ना हमने समीकरण 1, बोलो यही था। अगर मैं समीकरण 1 में जो मैंने आपके सामने लिखा है समीकरण 2 से ये जो n है, इस n की जगह पर n का ये मान यहाँ रख दूँ तो क्या हो बताओ। n की जगह पे क्या रख दें, W1 बाय M1। ठीक, और समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 से W kg का ये वाला मान मैं W kg की जगह पे यहाँ पे रख दूँ, कितना, W ग्राम बाय 1000। ठीक है, अब मुझे बता दो डिवाइड के डिवाइड में है, बटे के बटे में है, तो पलट के ऊपर जाएगा, और जब पलट के ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। स्मॉल m इज इक्वल टू W1 बाय M1 इंटू, देखिए ये बटे के बटे में है, पलट के जाएगा ऊपर तो 1000 ऊपर और बटे में क्या आ गया, ठीक है। ये डिवाइड के डिवाइड में था, पलट के ऊपर गया, 1000 ऊपर, W ग्राम नीचे, और डिवाइड से किस में आ गया, इनटू में। ये ले लिया मैंने समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 4 में कौन सी चीज़ क्या है भाई, स्मॉल m मतलब तो मोललता, W1 मतलब बताइए विलय की मात्रा, M1 मतलब बताइए विलय का मोलर भार, और W ग्राम मतलब क्या है बतू, विलायक की मात्रा। W से हमने किसको प्रदर्शित किया था, विलायक की मात्रा को, और विलायक की मात्रा kg लगा था तो kg में ले रहे थे, ग्राम लगाए तो यहाँ पे किस में ले रहे हैं, ग्राम में। ठीक है, अब आप समीकरण 4 को देखिए। समीकरण 4 में मोललता के समीकरण 4 में और मोललता के समीकरण 4 में
क्या डिफरेंस आया बताइए। उसके समीकरण 4 में हमने यहाँ पे VML लिखा हुआ था, VML मतलब विलयन का आयतन, और इसमें हमने W ग्राम लिया यानी विलायक की मात्रा, ठीक है ना। तो जो अंतर सूत्र में आया है वही अंतर परिभाषा में भी है। उसकी परिभाषा में हम विलयन का आयतन लेते हैं तो सूत्र में यहाँ पे VML यानी विलयन का आयतन आता है। इसकी परिभाषा में हम विलायक की मात्रा लेते हैं तो सूत्र में यहाँ पे विलायक की मात्रा यानी W ग्राम आ रहा है, ठीक है ना। और इसी समीकरण 4 में हमारे जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं वो इसी समीकरण 4 से ज़्यादातर आते हैं, आसान से, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, समीकरण 4 पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल, आप इतना नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा, समीकरण 4 पे आधारित हम कुछ सवाल कर रहे हैं। मैंने लिखा 196 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम पानी में घोला गया है, तो जो विलयन तैयार हुआ है उस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि दिया क्या क्या है। दिया है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किससे प्रदर्शित करते हैं, W1 से, जो कि हमें कितनी दी हुई है बताइए, बोलो 196 ग्राम। अच्छा आप मुझे बताइए विलय यानी H2SO4, ये कैसे पता लगाया हमने कि H2SO4 ही विलय है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको विलय और विलायक का पता लगाना सिखाया था कि भाई विलयन के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलय। अब आप देखिए ज़रा, H2SO4 196 ग्राम है और पानी 500 ग्राम, दोनों को मिला के मैं विलयन बना रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि ज़्यादा मात्रा में कौन है, सामने ही दिख रहा है हमें, ज़्यादा मात्रा में कौन है, 500 ग्राम पानी। तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक, ठीक है ना। और जो H2SO4 है ये क्या हो जाएगा, विलय। विलयन के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलय। तो जो विलयन मैं बना रहा हूँ उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी है, अतः पानी क्या हो जाएगा, विलायक, और कम मात्रा में H2SO4 है तो H2SO4 क्या हो जाएगा, विलय। तो विलय यानी H2SO4 की जो मात्रा है वो है 196 ग्राम, सवाल में लिखी हुई है। इसके बाद फिर विलायक की मात्रा, विलायक यानी पानी की मात्रा जिसको मैं W ग्राम से प्रदर्शित करता हूँ। अभी मैंने लिखा था ना कि भाई विलायक की मात्रा W ग्राम है ना। विलायक की मात्रा यानी W ग्राम की अगर हम बात करें तो बताइए कितनी दी हुई है, 500 ग्राम। और विलय का मोलर भार, देखिए विलय का मोलर भार की अगर मैं बात करूं तो विलय का मोलर भार वैसे तो सवाल में दिया हुआ आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन विलय का मोलर भार जिसे हम m1 से प्रदर्शित करते हैं सवाल में दिया हुआ आता है, लेकिन मैंने इसको निकालना भी सिखा दिया था आपको लास्ट क्लास, कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, बताना ज़रा। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। भाई जिनको मोलर भार निकालना नहीं आता है वो लास्ट लेक्चर जाके देख लें, उन्हें मोलर भार निकालना आ जाएगा, मैंने सिखाया हुआ है। बताइए ज़रा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, प्लस एक सल्फर का कितना होता है बताइए, 32 ग्राम, सल्फर तो एक ही है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए, 16 ग्राम, 16 ग्राम। तो भाई एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 ग्राम हो जाएगा ना। बताना ज़रा, जोड़ देना, सबको जोड़ दें, कितना आ रहा है बताइए, 98 ग्राम। तो यहाँ पे विलय का मोलर भार, विलय यानी कौन, H2SO4 का मोलर भार मैंने कितना निकाल लिया, 98 ग्राम। अब मेरे पास सूत्र क्या है बताना ज़रा, मोललता निकालनी है, सवाल ने हमसे मोललता पूछी है। मोललता का सूत्र क्या है, स्मॉल m बराबर W1/m1 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम, यही सूत्र निकाला था अभी हमने समीकरण 4। इस सूत्र में मैं W1 यानी विलय की मात्रा कितनी रख दूँ, 196 बटे m1 यानी विलय का मोलर भार कितना रख दूँ, 98 इंटू 1000 की जगह पे 1000 डिवाइडेड बाय W ग्राम की जगह पे कितना रख दूँ बताना, W ग्राम यानी विलायक की मात्रा कितना है, 500, 2 आ जाएगा।
2 आ जाएगा, 2 का इंटू 2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो विलयन की मोललता कितनी आ गई? 4। मोललता की इकाई होती है मोल पर केजी। मैं सारी सांद्रता पदों की इकाइयाँ आपको एक साथ निकालना सिखा दूंगा, मोलरता की भी और मोललता की भी। अभी हम सिर्फ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर कितना आ गया हमारा? 4 मोल पर ग्राम। सवाल समझ में आ गया आपको? हमें 196 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम पानी में घोलकर एक विलयन दिया गया था जिसकी मोललता हमें ज्ञात करनी थी। हमने देखा विलय की मात्रा यानी W1 हमें 196 ग्राम, विलायक की मात्रा यानी W ग्राम 500 ग्राम, और विलय का मोलर भार जो कि हमने निकालना सीख लिया है 98 ग्राम है। तीनों का मान हमने सूत्र में रख दिया, जो कि समीकरण 4 अभी मैंने निकलवाया है। इस सूत्र में रख के हमने सीधी मोललता की गणना कर ली, जो कि कितनी आ गई? 4 मोल पर केजी। ठीक है, आसान था। इस पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हमने मोललता के बारे में पढ़ा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या जो भी चीज़ डाउटफुल हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे। मोललता पे आधारित आसानी सवाल हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपके पास जो भी मटेरियल हो आप उससे मोललता के सवालों की प्रैक्टिस करें। आगे हम कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।